हाँ बच्चों देखो, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ऑब्जेक्ट फंसा हुआ था या बंधा हुआ था, इसलिए बेचारा मूव नहीं कर पा रहा था, इक्विलिब्रियम में था, इसलिए अभी तक तो हमने फोर्सेस को बैलेंस किया था। लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें ब्लॉक मूव कर पा रहा है, और अगर ब्लॉक मूव करे तो फिर हम फोर्स बैलेंस नहीं करेंगे, फिर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वही, अभी तक तो हमने इक्विलिब्रियम की स्टडी की थी जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हम एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक, उसकी स्टडी करेंगे। तो चलो मूविंग ऑब्जेक्ट में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्मूथ और फिक्स इंक्लाइन पे अगर किसी ब्लॉक को छोड़ें तो फिसलेगा ना, बस। मूविंग ऑब्जेक्ट में सबसे पहले देखते हैं कि किसी स्मूथ या फिक्स इंक्लाइन पर ब्लॉक को छोड़ें तो वो कितने एक्सेलरेशन से फिसलेगा वो देखना है, ठीक। मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ स्मूथ एंड फिक्स इंक्लाइन प्लेन, इसको देखते हैं, ठीक। ध्यान से देखना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि थीटा एंगल का कोई ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ये बनाया था उसने, है ना। तो हमको दे रखा है कि इस बार थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन प्लेन है, इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक। अब देखो, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एम मास के किसी ब्लॉक को हमने छोड़ दिया है ना, और हमको दे रखा है कि ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। हमको दे रखा है कि ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, तो हम सभी समझते हैं कि स्मूथ इंक्लाइन पे अगर ब्लॉक को छोड़ोगे तो ब्लॉक नीचे की ओर फिसलने लगेगा, है ना, प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि स्मूथ इंक्लाइन से अगर किसी ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ब्लॉक नीचे की ओर फिसलने लगेगा। तो हमको देखना है कि एक तो ब्लॉक के फिसलने का एक्सेलरेशन कितना होगा, और ब्लॉक इस इंक्लाइन की सरफेस को कितने फोर्स से प्रेस करेगा, ये सब हमको देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ना, तो तुम आराम से बताओ, ये तो बहुत ऑर्डिनरी केस है, इसमें डिटेल फ्री बॉडी डायग्राम को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल केस है, इसको तो लॉजिकली कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइप से देखते हैं, है ना। बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइप से देखते हैं कि इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि ब्लॉक पर मेनली फोर्स कौन सा फील होगा, ग्रेविटेशन फोर्स mg। अब चलो तुम देखते है ना वही, कि ब्लॉक पे मेनली फोर्स कौन सा फील होगा, इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg। अब तुम सोच के बताओ कि अगर इस ब्लॉक को ऐसे हवा में छोड़ देते, है ना, ब्लॉक को अगर ऐसे ही हवा में छोड़ देते, तब तो पूरा पूरा mg मूव करा था, तो तब तो मूव कराने वाला फोर्स, नहीं, तब तो मूव कराने वाला फोर्स पूरा mg, तो इसका एक्सेलरेशन g होता, लेकिन इस बार ब्लॉक को हवा में नहीं छोड़ा है, इस बार ब्लॉक को स्मूथ इंक्लाइन से छोड़ा है, तो तुम बताओ कि इस बार पूरा पूरा mg मूव नहीं कराएगा, mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट है वही मूव कराएगा, है। तो ये मेन डिफरेंस है यार, ये ब्लॉक को हवा में छोड़ा होता तब तो पूरा पूरा mg मूव कराता, तब तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता था कि मूव कराने वाला फोर्स mg, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन g। लेकिन ध्यान रखना, इस बार ब्लॉक को हवा में नहीं रखा, इंक्लाइन से छोड़ा है, तो ये कोई इंक्लाइन के अंदर थोड़ी धस सकता है। ध्यान रखना कि ब्लॉक को हवा में नहीं, किसी इंक्लाइन से छोड़ा है, और हमको पता है ना, कि ब्लॉक को इंक्लाइन से छोड़ा है, इसलिए इस बार पूरा पूरा mg मूव नहीं कराएगा, mg का इंक्लाइन के एलोंग कंपोनेंट ही मूव कराएगा, तो इस बार बेचारे mg के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना कि mg बेचारा सीधा है फिर भी इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। कई लोग ये पूछते हैं कि mg बेचारा सीधा है फिर कंपोनेंट क्यों करें, तो यही ध्यान रखना कि mg सीधा तो है लेकिन बेचारा पूरा पूरा mg मूव नहीं करा पा रहा है, इसका एक इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट ही मूव कराएगा, तो बस mg सीधा है लेकिन पूरा पूरा मूव नहीं करा पा रहा है, इससे mg के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। mg का एक कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के, है ना, mg का कंपोनेंट इंक्लाइन के अलोंग और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। कंपोनेंट के लिए एंगल देखने हैं, तो एंगल के लिए कोई अपने जादुई थ्योरम का यूज करते हैं। तो तुम बताओ, इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो उसके नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी एंगल
थीटा ही होगा, है ना? कितनी काम आई। तो हम बोल सकते हैं इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो उसके नॉर्मल का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा होगा। तो बता mg और इसके साथ एंगल बन रहा है, इसलिए mg का एक कंपोनेंट तो mg cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा। तो ये चीज आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि अगर कभी भी ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हो तो पूरा पूरा mg मूव नहीं करा पाएगा, इससे mg सीधा है, फिर भी इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो mg का इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया। अब तुम शक्ल देखते ही बताओ कि इन दोनों में से बताओ कौन सा कंपोनेंट मूव कराएगा, है ना? देख कर बताओ कि दोनों में से कौन सा कंपोनेंट मूव कराएगा, बताओ mg sin थीटा, है ना? तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, सही है ना? हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि इसमें जो mg cos थीटा कंपोनेंट है, ये तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये इंक्लाइन की सरफेस को दबाने का काम करेगा। तो तुम बताओ कि जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन की सरफेस को कितने फोर्स से दबाएगा, mg cos थीटा। ये तो साफ साफ बोल सकते हैं कि mg cos थीटा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, ये मूव नहीं कराएगा, सरफेस को दबाने का काम करेगा ना। तो बस ये ब्लॉक इंक्लाइन की सरफेस को ओवरऑल कितने फोर्स से दबाएगा, mg cos थीटा। मतलब बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg cos थीटा। तो अपने आप निकल गया, है ना? तो बोल सकते हैं कि कभी भी कोई ब्लॉक स्मूथ और फिक्स इंक्लाइन पे रखा हो तो ऐसे केस में जो mg cos थीटा कंपोनेंट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, दबाने का काम करेगा। तो ब्लॉक और सरफेस के बीच प्रेसिंग फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा आ गया। बाकी पक्का है कि ये कंपोनेंट सरफेस को दबाएगा, बाकी मूव नहीं करा सकता। बाकी तुम बताओ, इसमें जो mg sin थीटा कंपोनेंट है, ये सरफेस के अलोंग है, मतलब ये कंपोनेंट इसको स्लाइड कराएगा, मतलब मूव कराएगा, है ना? बोल सकते हैं कि mg sin थीटा ये कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है, तो ये कंपोनेंट तो इसको मूव कराएगा, तो एक्सेलरेशन भी इसी के कारण होगा, ठीक है? और हम मुंह जुबानी बोल सकते हैं कि मूव कराने वाला फोर्स mg sin थीटा, तो इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, मूव करने वाला फोर्स mg sin थीटा ओपन m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन g sin थीटा हो गया, है ना? डायरेक्ट बोल सकते हैं इसमें mg cos थीटा कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है, यही मूव कराएगा। मुंह जुबानी बोल सकते हैं कि मूव कराने वाला फोर्स mg sin थीटा, तो इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, मूव कराने वाला फोर्स अपन मास, तो मूव कराने वाला फोर्स तो mg sin थीटा अपन मास m, तो इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा हो गया। बस कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर फिक्स और स्मूथ इंक्लाइन पे किसी ब्लॉक को छोड़ दें तो इंक्लाइन और ब्लॉक के बीच प्रेसिंग फोर्स तो mg cos थीटा होगा, और चूंकि इंक्लाइन के अलोंग फोर्स mg sin थीटा है, तो इंक्लाइन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा। ये ध्यान रखना, है ना? अब देखो अभी तो हमने इसको डिटेल में किया है ना? ध्यान रखना तुम कि अभी तुमने इसको गधों टाइप से डिटेल में किया है, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इतना डिटेल में सोचने का टाइम नहीं है, और एक कंपोनेंट भी करने की जरूरत नहीं है ना? ध्यान रखना कि आगे जब हम करेंगे तो इतना डिटेल में सोचने का टाइम नहीं है, तो बस आगे डायरेक्ट याद रखना तुम, है ना? वही कि आगे वाले पार्ट के डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी कोई ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन पे रखा हो, है ना? डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन पे रखा हो तो फिर ब्लॉक पर जो mg फोर्स लगेगा उसके लिए इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना? याद रखना तुम कि कभी ब्लॉक स्मूथ इंक्लाइन पे रखा हो तो उस पे ग्रेविटेशन फोर्स mg तो लगेगा, लेकिन इंक्लाइन पे रखा है तो mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट याद रखना कि mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट mg sin थीटा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा। तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि इसमें जो mg cos थीटा है वो तो फालतू है, वो मूव नहीं कराएगा, सरफेस को दबाने का काम करेगा। बाकी जो mg sin थीटा कंपोनेंट है वही मूव कराएगा, ठीक है? तो अब ये चीजें मैं आगे नहीं बताऊंगा, आगे डायरेक्ट याद रखना, है ना? आगे के लिए डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हो, सॉरी, याद रखना कि कभी कोई ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हो तो पूरा पूरा mg मूव नहीं कराता, mg का इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट mg sin थीटा यही मूव कराता है। इसका दूसरा कंपोनेंट mg cos थीटा तो निकम्मा होता है, वो मूव नहीं कराता, सरफेस को दबाता है, ठीक है? तो ये चीज अब आगे
जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कंपोनेंट करना और वो सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हो तो पूरा पूरा mg मूव नहीं कराता, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा यही मूव कराता है। ठीक, तो ये हमने कर लिया। अब इसी पे बेस्ड एक बहुत मामूली एग्जाम, हाँ बच्चों, इंक्लाइन का कंसेप्ट देख लिया ना। अब क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे। चलो, इसका एक बहुत ही कॉमन टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ठीक, तो देखो पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इस बार हमको दे रखा है कि ऐसा कोई थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, बिल्कुल फिक्स है और सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। ठीक, हाँ। इस इंक्लाइन की वर्टिकल हाइट h दे रखी है, तो इससे हम इंक्लाइन की लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इंक्लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने m मास के किसी छोटे से ब्लॉक को रिलीज कर दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हम सभी को बताए कि रिलीज करेंगे तो स्मूथली फिसलता और नीचे आएगा। तो इस ब्लॉक को यहाँ से नीचे तक पहुंचने में, मतलब इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड डाउन करने में टोटल कितना टाइम लगेगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थीटा एंगल का इंक्लाइन है जो बिल्कुल फिक्स है और सरफेस स्मूथ है ना, और हमको दे रखा है कि इस इंक्लाइन की हाइट h है। तो सबसे पहले इंक्लाइन की लेंथ कितनी होगी वो निकालना है हमको। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो ना। वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि परपेंडिकुलर h है तो हाइपोटेनस h कोसेक थीटा, या किसी में बुद्धि कम हो तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। कि ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल में एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये हाइपोटेनस। बस हमको देखना है कि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर h है तो हाइपोटेनस कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है, साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, सिंपली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो h है, अपन हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन थीटा को इधर और हाइपोटेनस को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो हाइपोटेनस इक्वल टू h ओपन साइन थीटा, या इसको h कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं ना, है ना। h ओपन साइन थीटा को h कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। बस हम बोल सकते हैं कि इस इंक्लाइन की हाइट h है, तो इंक्लाइन की लेंथ कितनी होगी, h ओपन साइन थीटा हो तो h कोसेक थीटा। लेकिन आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट याद रखना कि ट्राइंगल में परपेंडिकुलर h हो तो हाइपोटेनस डायरेक्टली h कोसेक थीटा, तो इंक्लाइन की लेंथ इतनी होगी। अब देखो, इसके हाईएस्ट पॉइंट से हमने m मास की किसी ब्लॉक को रिलीज किया है ना, तो हमको पता है कि स्मूथ इंक्लाइन है तो छोड़ने पर ये ब्लॉक स्मूथली फिसल करके नीचे आएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसको स्मूथ इंक्लाइन से अगर छोड़ें तो इसका फिसलने का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है ना। तो वो अभी हमने देखा था। ये तो अब हमको बिल्कुल डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, ये अभी हमने देखा था और हमको डायरेक्ट याद है कि अगर इंक्लाइन पे अगर कोई ब्लॉक हो तो उस पे ग्रेविटेशन फोर्स mg तो लगता है, लेकिन इंक्लाइन पे मूव कर रहा हो तो mg के कंपोनेंट करने होते हैं, है ना, पता है। mg तो लगेगा लेकिन इंक्लाइन पे इससे mg के कंपोनेंट करने होंगे, और mg का कंपोनेंट हमको डायरेक्ट याद है ना, हमको डायरेक्ट याद है कि mg का इंक्लाइन के अलोंग तो कंपोनेंट mg sin थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos थीटा। अब हमको साफ-साफ पता है कि mg cos थीटा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है तो दबाने का काम करेगा, मूव नहीं कराएगा ना। mg sin थीटा इंक्लाइन के अलोंग है, वही मूव कराएगा। तो मुंह जुबानी बोल सकते हैं कि मूव कराने वाला फोर्स mg sin थीटा, तो इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, मूव कराने वाला फोर्स अपन मास मतलब g sin थीटा। चाहो तो छोटे बच्चों का ऐसे लिख भी सकते हो। तो अब आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुंह जुबानी आना चाहिए। स्मूथ इंक्लाइन पे हो तो मूव कराने वाला फोर्स mg sin थीटा, तो इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा, मूव कराने वाला फोर्स अपन मास, मतलब इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन g sin थीटा। तो g sin थीटा एक्सेलरेशन से फिसलेगा और फिसल करके नीचे आएगा। तो ब्लॉक को ऊपर से नीचे तक फिसलने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो तुम बताओ कि इस बार इसके फिसलने का एक्सेलरेशन g sin थीटा है जो कि कांस्टेंट है, और तुम बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब लाइसेंस मिल गया। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो बस ब्लॉक को ऊपर से नीचे तक फिसलने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो ब्लॉक के ऊपर से नीचे तक के मोशन के लिए क्या लगा देंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ ऊपर से नीचे तक इंक्लाइन के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h कोसेक थीटा, या h कोसेक थीटा को हम h ओपन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू u0, रेस्ट रिलीज किया है इसे u0,
हाफ एक्सेलरेशन तो हमको डायरेक्ट याद है कि इंक्लाइन पे इस एक्सेलरेशन जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर निकालना है। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2h अपन नीचे जी साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ टी स्क्वायर इतना है तो टी इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ब्लॉक को इंक्लाइन के लॉन्ग फिसलने में टाइम कितना लगेगा 1/sin थीटा √2h/g। इस टाइप से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, चलो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, ये तुमको ट्राई करना है, फिर इसको देख लेना। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इस बार हमको दे रखा है कि आर रेडियस की कोई रिंग है जिसको वर्टिकल रखा और रिंग बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब देखो इस रिंग में हमने वर्टिकल से थीटा एंगल पर ऐसा वायर लगा दिया है और हमको दे रखा है कि रिंग और वायर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है ना, तो वही कि कॉर्ड के अलोंग या हिंदी में जीवा के अलोंग ऐसा कोई वायर लगा दिया है और रिंग और वायर बिल्कुल फिक्स है। अब देखो, अब इस वायर में हमने एम मास के किसी छोटे से मोती को या किसी बीड को पिरो दिया है और इस बीड को इस वायर के हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ दिया है और हमको दे रखा है कि बीड और वायर के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन लेस है। तो छोड़ेंगे तो ये बीड स्मूथली फिसलता और नीचे आएगा, थोड़ा सा इंक्लाइन जैसा ही हो गया ना। तो छोड़ेंगे तो बीड स्मूथली फिसलता और नीचे आएगा। तो हमको देखना है कि बीड को यहाँ से यहाँ तक फिसलने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो 3-4 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। चलो तुमने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है। तो वही रिंग है, सॉरी वर्टिकल रिंग है, उसमें वायर लगा दिया है और रिंग वायर बिल्कुल फिक्स है। अब इस वायर के हाईएस्ट पॉइंट से किसी बीड को छोड़ा है तो स्मूथली स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। तो बस बीड को यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करने में टाइम निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि बीड का फिसलने का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो इसको भी हम बहुत ऑर्डिनरी तरीके से कर सकते हैं ना। चलो बहुत ऑर्डिनरी टाइप से देखते हैं कि बीड पर मेनली फोर्स कौन सा फील होगा वो देखना है। तो आराम से बताओ कि बीड पर मेनली फोर्स कौन सा फील होगा, ग्रेविटेशन फोर्स mg। अब साफ साफ बोल सकते हैं कि बीड को ऐसे ही हवा में छोड़ दिया होता तब तो पूरा पूरा mg मूव करा था। तो मूव कराने वाला फोर्स mg तो एक्सेलरेशन g होता ना, लेकिन बेचारे को वायर में पिरो दिया है तो पूरा पूरा mg मूव नहीं करा पाएगा। mg का वायर के अलोंग जो कंपोनेंट है वही मूव करा पाएगा। बस इस बार बेचारा mg सीधा है फिर भी, है ना, इस बार बेचारा mg सीधा है फिर भी पूरा पूरा मूव नहीं करा पा रहा है। तो इस बार mg सीधा है फिर भी इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। बताओ इंक्लाइन जैसा ही केस बन गया ना। बस mg सीधा है फिर भी इसके कंपोनेंट करेंगे, एक तो इस वायर के अलोंग और एक वायर के परपेंडिकुलर। बताओ इस बार ये एंगल थीटा तो ये भी सिमिलर एंगल थीटा, इसके साथ एंगल बन रहा है तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है mg sin थीटा। याद रखना कि इंक्लाइन में एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ था, यहाँ एंगल वर्टिकल के साथ है, इससे कंपोनेंट उल्टे हो गए। बाकी बोल सकते हैं कि इसके साथ एंगल बन रहा है इससे mg cos थीटा और mg sin थीटा। बस अब तुम शक्ल देखते ही बताओ कि दोनों में से कौन सा कंपोनेंट मूव कराएगा। बताओ mg cos थीटा। बताओ mg sin थीटा कंपोनेंट तो वायर के परपेंडिकुलर है, ये तो वायर को दबाने का काम करेगा। मतलब ये जो बीड है वो इस वायर की सरफेस को कितने फोर्स से दबाएगा mg sin थीटा। तो प्रेसिंग फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन mg sin थीटा आ गया। नहीं पूछा है तो भी हमने इंप्रेस करने के लिए निकाल लिया। बाकी पता है कि mg sin थीटा वायर के परपेंडिकुलर है, ये मूव नहीं करा पाएगा, है ना। ये जो mg cos थीटा है वो वायर के अलोंग है, मतलब तो यही कंपोनेंट मूव करा पाएगा। और तुम डायरेक्ट बताओ, तुम डायरेक्ट बताओ कि वायर के अलोंग मूव कराने वाला फोर्स कितना है mg cos थीटा। तो तब वायर के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा फोर्स बाय मास। तो मूव कराने वाला फोर्स तो mg cos थीटा अपन मास m। तो वायर के अलोंग फिसलने का एक्सेलरेशन कितना होगा इसका g cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, मूव बनी कर सकते हैं कि इसमें मूव कराने वाला फोर्स mg cos थीटा, तो इसका वायर के अलोंग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g cos थीटा इतना हो जाएगा। तो फिसलने का इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया।
बस एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको देखना है कि बीड को यहाँ से यहाँ तक फिसलने में टाइम कितना लगेगा। उसके लिए यहाँ से यहाँ तक बीड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब इस वाले कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, है ना, इस वायर की लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो लेंथ के लिए थोड़ी ज्योमेट्री लगा सकते हो। उसके लिए ऐसा करते हैं कि वायर के इस सिरे को, है ना, वायर के इस सिरे को इससे मिला देते हैं। तो तुमने शायद 9-10 में पढ़ा होगा कि ये सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। 9-10 में पढ़ा होगा। ये सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो बस ये जो बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल है उसको देखो। बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है और ये कितना होगा, डायमीटर 2r के बराबर, है ना। तुम बताओ इस रिंग की रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा, 2r। बस तुम आराम से बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें बताओ हाइपोटेनस 2r है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो 2r का ये कंपोनेंट या बेस तो कितना होगा 2r cos थीटा, और 2r का ये कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर 2r sin थीटा। बस बोल सकते हैं कि इसका हाइपोटेनस 2r है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये कंपोनेंट या बेस कितना हो जाएगा 2r cos थीटा हो जाएगा। बस आराम से बताओ इस बीड का फिसलने का एक्सेलरेशन तो g cos थीटा है और यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है 2r cos थीटा। बस बीड को यहाँ से यहाँ तक फिसलने में टाइम देखना है ना, तो तुम आराम से बताओ। इस बार भी लकीली बीड के फिसलने का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब लाइसेंस मिल गया, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो बीड का यहाँ से यहाँ तक फिसलने में टाइम निकालना है, तो बीड के यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर ये लगा देंगे। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक बीड का डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r cos थीटा इक्वल टू u तो 0, रेस्ट से रिलीज किया है इसे u 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन, तो इसके फिसलने का एक्सेलरेशन इस बार g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि सॉल्व करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इससे सॉल्व करेंगे तो फिसलने में टाइम कितना आ गया हमारे पास यार, तो ऊपर चलाएगा तो रूट ऑफ 4r/g है ना। तो ध्यान रखना ये सबसे मेन चीज है कि सॉल्व करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो इस बीड को नीचे तक फिसलने में टाइम कितना आ गया, रूट 4r/g। और इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, इंटरेस्टिंग चीज ये कि सॉल्व करने पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, मतलब बीड को नीचे तक फिसलने में जो टाइम लगेगा वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। बोल सकते हैं कि बीड को नीचे तक फिसलने में जो टाइम है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ज्यादा थीटा है ना, ज्यादा एंगल वाली अगर कोई कॉर्ड बनाए तब भी फिसलने में टाइम उतना ही लगेगा, कम एंगल कम थीटा वाली कॉर्ड लगाए तब भी फिसलने में टाइम इतना ही लगेगा, और थीटा इक्वल टू 0 मतलब बिल्कुल वर्टिकल वायर लगा दें तब भी फिसलने में टाइम उतना ही लगेगा। ये तो कई बार हमको क्वेश्चन में ये पूछता है यार, ये ना कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है, देख लेना। ये समझ लेते हैं वही वर्टिकल रिंग है, और इस बार हमने क्या किया है कि 3 वायर लगा दिए हैं, ठीक है। एक वायर जो है वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर, दूसरा वायर थीटा इक्वल 20 डिग्री पर, और तीसरा वायर थीटा इक्वल 0 मतलब बिल्कुल वर्टिकल लगाया है, और इन तीनों के हाईएस्ट पॉइंट से बीड को छोड़ा है। तो हमको पूछा है कि बीड को इस वायर के अलोंग फिसलने में या स्लाइड डाउन करने में जो टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो हम अभी देख चुके हैं, है ना, हम अभी देख चुके हैं कि इस केस में बीड को नीचे तक फिसलने में टाइम कितना लगेगा, रूट 4r/g, मतलब बीड को नीचे तक फिसलने में जो टाइम लगेगा और थीटा पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो बताओ इस वायर का थीटा ज्यादा हो तब भी टाइम उतना ही लगेगा, थीटा कम हो तब भी टाइम इतना ही लगेगा, और थीटा इक्वल टू 0 मतलब वर्टिकल बीट लगा दें तब भी टाइम उतना ही लगेगा। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि T1, T2 और T3 बराबर होंगे, ठीक है। T1, T2 और T3 बराबर होंगे और तीनों की वैल्यू रूट 4r/g इतनी होगी। तो ये सब हमने कर लिया, बस आगे कल संडे की क्लास में बताऊंगा